नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 7 अक्टूबर 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये बीच में थोड़ा सा गैप हो गया है, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन का वीडियो आपको मिले और 12 तारीख के पश्चात आपको मेंस के लेक्चर भी मिलेंगे। आंसर राइटिंग के लेक्चर भी कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। जो बेसिक से बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए वो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। हेडलाइन है कि बिहार में इलेक्शन के डेट का ऐलान हो गया है। नवंबर 6 और 11 को इलेक्शन होगा बिहार में 2 फेज़ में, और नवंबर 14 जो है इस दिन बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। और 243 सीट है, 243 सीट है। कितने हैं? 243, ये भी याद रखिएगा। पहला फेज़ जो है ये 6 नवंबर को है और दूसरा फेज़ जो है यह 11 नवंबर को है, ये भी याद रखिएगा। इसके साथ में ये भी है यहाँ पर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, निर्वाचन आयोग, भारत सरकार नहीं बोलते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग बोलते हैं। भारत सरकार शब्द का यूज नहीं करते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम होता है लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उसके अलावा विधानसभाओं का इलेक्शन करवाना होता है उनका। तो उन्होंने ही कल ऐलान किया है कि बिहार इलेक्शन जो है वो 2 चरणों में कंडक्ट करवाया जाएगा और उसके लिए रिजल्ट का तारीख 14 नवंबर को रखा गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये है कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं BR गवई, उनके ऊपर किसी ने कल एक जूता फेंक दिया था, क्योंकि इन्होंने एक रिमार्क दिया था कि अपने भगवान विष्णु को जाकर के बोलो कि खुद की रक्षा करे। इस प्रकार से इन्होंने रिमार्क दिया था, तो जिसके कारण से इनके ऊपर में किसी ने, एक वकील ने जूता फेंक दिया। तो ठीक है, ये आपको पता ही है, इस तरह के चीज़ें होती रहती हैं। उनको छोड़ भी दिया गया, जिन्होंने जूता फेंका तो उनको छोड़ भी दिया गया। तो ये मामला ख़त्म हो गया वहीं पर। ओके, आज का जो मुख्य टॉपिक होगा उसमें सर क्रीक का विवाद क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसको ज़रा डिटेल में समझेंगे हम लोग कि सर क्रीक का क्या मुद्दा है और क्या उसका समाधान हो सकता है, क्या भी पोजीशन क्या है उस पर भारत का और पाकिस्तान का, क्या इतिहास रहा है। और इसके साथ ही दूसरा टॉपिक जो आज हम लोग करेंगे, भारत और यूके के बीच में स्ट्राइक ग्रुप जो है उनका एक्सरसाइज हुआ है, तो इसको हम लोग देखेंगे। और आने वाले वीडियो में मैं आपको, कल के वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप का गाज़ा का प्लान क्या है, गाज़ा का क्या प्लान है उनका, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि गाज़ा प्लान जो डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है उसको हमास ने भी कुछ हिस्से को एक्सेप्ट किया है और इजराइल ने भी एक्सेप्ट किया है, और लॉन्ग टर्म में अब वहाँ पर पीस की बहाली करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो देखते हैं कि उसका क्या होता है। फिलहाल तो हम लोग आज का पहला टॉपिक करते हैं। एक चीज़ और है, AEDO के लिए अपना क्विज प्रैक्टिस शुरू हो गया है। अभी 2 दिनों का क्विज हुआ है और काफ़ी बेहतर क्विज होते, बहुत ही बेहतर होते। जो बच्चे जुड़े हैं उनको पता है कि उनको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो पहले आप क्विज लगाते हैं और उसके पश्चात से 2 दिन बाद, क्विज के 2 दिन बाद आपको उसका एक्सप्लेन्ड PDF भी मिल जाता है, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। तो जिन्हें भी करना हो कृपया जुड़ें, काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए। 71 और 72 के लिए आंसर राइटिंग भी चल रहा है, उसमें भी जुड़ सकते हैं। आंसर राइटिंग में 1-2 दिन कॉपी पीछे हो गया क्योंकि मैं बिहार आया हूँ। यहाँ पर इतनी बारिश हुई कि ना नेट था ना बिजली था, इस कारण से कल का वीडियो भी नहीं अपलोड हो पाया था। तो कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। अब कॉपीज़ भी हो जाएंगी समय से और आपका और वीडियोज़ भी मिलेगा। ठीक है, देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है। सर क्रीक का मुद्दा है। दरअसल में राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया कि पाकिस्तान जो है सर क्रीक में कुछ हरकतें कर रहा है, तो उसका जवाब दिया जाएगा। ये नेताओं के बयान होते हैं, सवाल वहाँ से नहीं पूछेगा, सवाल आपसे सर क्रीक के बारे में पूछेगा कि दरअसल में है क्या। क्रीक किसको कहा जाता है? तो समुद्र का पानी जब स्थल के बहुत छोटे से दायरे से होकर के अंदर की तरफ में प्रवेश कर जाता है, इसी को क्रीक कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए क्या है यहाँ पर, भारत के रक्षा मंत्री जी ने कुछ बोल दिया जिसके पश्चात से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को चेतावनी दी। इस अवसर भुज सैन्य अड्डे में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में उन्नत L-17, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। एयर डिफेंस गन है, ये एयर डिफेंस गन है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत काम आया। तो L-17 ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन और आयुध को निशाना बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, और कोई नया भी नहीं है, ये काफ़ी वर्षों से यूज हो रहा है। L-17 इसको एयर गन कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर गन, एयर डिफेंस गन इसको कहा जाता है। नीचे से एयर डिफेंस के लिए इस गन को इस्तेमाल किया जाता है। तो अस्त्र पूजा जो होता है ना, विजयादशमी के दिन सभी जगहों पर होता है, लोग अपने अपने घरों में भी करते हैं। तो उसी अस्त्र पूजा के लिए इस गन को रखा गया था। सर क्रीक विवाद की जड़ें आज़ादी से पहले की हैं। कब के हैं? 1908 में
कच्छ एवं सिंध के शासकों के बीच उस समय उत्पन्न हुई जब दोनों रियासतों को विभाजित करने को लेकर मतभेद हुआ था। उसी दौरान सर क्रीक का विवाद उत्पन्न हुआ था। सिंध कहाँ पर है? तो सिंध का इलाका मुख्य रूप से पाकिस्तान में है। कहाँ पर? तो पाकिस्तान। जो कराची आप सुनते हैं ना, वो सिंध का ही मुख्य हिस्सा था। तो सिंध हो गया कहाँ पर? पाकिस्तान में। सिंध से सिंधी लोग आए थे डिवीज़न के पश्चात भी, उससे पहले भी। तो सिंध का जो इलाका है ना, वहाँ पर और कच्छ भारत का गुजरात हो गया फिलहाल में। तो उस समय तो भारत बटा हुआ नहीं था, तो ये दोनों एक ही थे। तो इनके बीच में जब सीमा बंटवारा हुआ ना, तभी सबसे पहली बार चर्चा में आया था सर क्रीक का मुद्दा। ओके, इसे बॉम्बे राज्य सरकार ने 1914 मानचित्र B41 में, बाद में B74 के आधार पर हल किया। इसके बाद लगभग 40 से 50 वर्षों तक कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। दोबारा यह 1960 में यह मुद्दा फिर से उठ गया। वस्तुतः सर क्रीक एक ज्वारीय चैनल है। ज्वारीय चैनल का क्या तात्पर्य होता है? एक सकरा सा इलाका है जहाँ पर जब उच्च ज्वार आता है तो पानी प्रवेश कर जाता है, और जब लो ज्वार आता है, भाटा आता है, तो ये पूरा खाली हो जाता है। ठीक है, इसी को सर क्रीक का इलाका कहते हैं। नौगम्य है, नौकाएं चलती हैं। जब ज्वार का समय होता है तब नौकाएं यहाँ पर चलती है। ठीक है, 60 मील लंबा है और कच्छ के रण के दलदल क्षेत्र में स्थित है। यह गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सीमा पर स्थित है। यहाँ पर BSF के जवान जो हैं वो बहुत ही ऊंचे लेवल के बूट पहन करके यहाँ पर गश्त लगाते हैं, क्योंकि नमक का इलाका है, उनका पैर पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये जो जगह है यहाँ पर BSF गश्त भी करती है, तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन टेरेन है यहाँ का। 1965 के सशस्त्र संघर्ष के बाद पाकिस्तान ने 24वीं समानांतर रेखा के पास कच्छ के रण के आधे हिस्से पर दावा किया, जबकि भारत के अनुसार इसकी सीमा मुख्य रूप से रण के उत्तरी किनारे पर है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पास गया, जिसने 1968 में भारत के पक्ष में 19% रण का दावा बरकरार रखा, कुछ हिस्से पाकिस्तान को दे दिया। अब जरा मैप पर देखेंगे, देखिए गुजरात का इलाका है और ये सिंध का इलाका है। सिंध फिलहाल पाकिस्तान में चला गया। हिंद विदाउट सिंध क्या होगा बताइए? अपना हिंदुस्तान जो है वो विदाउट सिंध कैसे रह सकता है? तो ये बड़ा ही फेमस हुआ था एक समय में। तो ये सिंध का इलाका है, यहाँ पर कराची है, यहाँ पर कराची है, और यही है सर क्रीक, जिसको लेकर के विवाद होता रहता है। ज्वारीय चैनल है, जब उच्च ज्वार आता है तब यहाँ पर पानी प्रवेश कर जाता है, और जब निम्न ज्वार आता है, मतलब पानी के निकलने का समय होता है, तो यह इलाका दलदल में तब्दील हो जाता है। नमक का काफ़ी ज़्यादा काम होता है यहाँ पर। नमक जो है नौनिया जाति होती है, एक नून से नौनिया बनता है नमक। तो वो जो नमक का काम करते हैं उन जाति की आयु बहुत कम हो जाती है, क्योंकि नमक जो है धीरे धीरे आपके शरीर को ख़राब कर देता है। जो आदमी उस समय दिन भर ही रहेगा, उसका काम ही रहेगा, उनका एवरेज आयु 40 वर्ष ही होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपके थाली में जो नमक आ रहा है वो जो जाति वहाँ पर मुख्य रूप से वही जाति के लोग ही बनाते हैं। पैकेजिंग होता है फैक्ट्री में, बन के वहीं से आता है। तो ये जो नौनिया लोग होते हैं इनकी आयु बहुत कम हो जाती है, 40 वर्ष का एवरेज इनकी आयु हो जाती है। सोचिए ज़रा क्यों? क्योंकि दिन भर ये नमक से घिरे हुए रहते हैं। तो ये वो इलाका है जिसको लेकर के विवाद है। भारत और पाकिस्तान इस विवाद पर 6 दौरे की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कुछ भी यहाँ से हासिल नहीं हो पाया है। भारत का दावा है कि दोनों देश के बीच सीमा क्रीक के बीच से होकर गुजरती है, जबकि पाकिस्तान इसे क्रीक के पूर्वी तट पर मानता है। पाकिस्तान मानता है कि भारत पाकिस्तान की सीमा यहाँ पर है, जबकि भारत मानता है कि इसके ठीक बीच में है, ऐसे है। तो ये जो थोड़ा सा सकरा सा इलाका है ना, इसको लेकर के विवाद है। ठीक है, भारत पाकिस्तान समुद्री सीमा का निर्धारण भूमि सीमा से जुड़ा हुआ है। आपसे सवाल क्या पूछेगा? अब सवाल पर आते हैं। सवाल PT और मेंस में सीधा सा पूछेगा कि भारत पाकिस्तान के बीच में सर क्रीक का जो मुद्दा है यह क्या है और इसके समाधान क्या हो सकते हैं। सीधा सा सवाल ये हो गया मेंस का, इसको आप लिख सकते हैं। PT में आपसे मैपिंग से सवाल पूछ सकता है, सबसे हल्का कहाँ पर है। उसके बाद पूछ सकता है पहली बार कब चर्चा में आया। प्राचीन जो हमारा मॉडर्न इंडिया के समय अंग्रेजी राज के समय कौन से 2 राज्यों के बीच में आता था? तो सिंध और कच्छ के राज्यों के बीच में आता था। भारत के कौन से प्रदेश में है? यहाँ की कुछ खासियत है, जहाँ पर एक ऊँट होता है जो इन इलाकों में पानी में तैरने वाले ऊँट, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पानी में तैरने वाले एक ऊँट होते हैं विशेष रूप से यहाँ पर, जो तैर करके जाते हैं एक आइलैंड से घास खाने के लिए। तो जो ऊँट बिना पानी के रह सकता है वो पानी में तैर भी सकता है। तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार के ऊँट भी पाए जाते हैं, उनको भी याद रखिएगा, वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ PT के फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर।
2 जून 1989 में इस्लामाबाद में पहला दौरा संपन्न हुआ, जिसके बाद 1990, 91 में दूसरे और तीसरे दौर की वार्ताएं हुई। अलग अलग दौर की वार्ताएं याद रखिएगा। चौथा दौर 1991 रावलपिंडी में हुआ। तकनीकी व समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर अड़चनें आई। 5वें दौर की बात 1992 में हुई दिल्ली में, जिसमें भारतीय नौसेना के तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल थे। 5वें दौर के वार्ता के बाद कुछ समय के लिए स्थगित रही। 8 नवंबर 1998 को नई दिल्ली में सर्क्रिक कार्य समूह की वार्ता आयोजित हुई। भारतीय पक्ष ने सीमा निर्धारण के 4 चरणों का प्रस्ताव रखा: आवंटन, परिसीमन, सीमांकन और प्रशासन। अब आवंटन क्या होता है? यह वह निर्णय होता है जिस आधार पर विवाद का समझौता या समाधान तय किया जाता है। परिसीमन, इसमें सीमा रेखा का स्थान, उनकी विशेषता के लिए सामान्य मानक निर्धारित किए जाते हैं। और सीमांकन या प्रक्रिया परिसीमन के तय मानकों को वास्तविक स्थिति पर सटीक रूप से लागू करने से संबंधित होती है। और प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का कैसे होगा। तो इसको याद रखिएगा। 96 किलोमीटर पानी की लंबी पट्टी है करीब में, जिसको लेकर के इतना ज़्यादा विवाद है। भारतीय पक्ष का कहना है कि आवंटन और सीमांकन 1914 के बॉम्बे सरकार के प्रस्ताव के अनुसार सीमांकन 1925 में पूरा हो चुका है, भारत सरकार का कहना है। सीमा का निर्धारण मध्य चैनल में प्राकृतिक रूप से पहचाने जाने वाले संकेत से तय है। पाकिस्तान ने ग्रीन लाइन को जमीन पर स्थानांतरित करने पर जोर दिया, जबकि भारत ने इसे केवल प्रतीकात्मक बताया। भारत ने बोला है कि सीमा बीच से गुजरेगा, जबकि पाकिस्तान बोलता है कि आपके साइड के ज़मीन से गुजरेगा। ठीक है। तेल और गैस की संभावनाओं के कारण हाल के वर्षों में समुद्री सीमा का महत्व यहाँ पर बढ़ गया है, क्योंकि ये इलाका जो है प्राकृतिक संसाधन से भरपूर हो सकता है। यहाँ पर कई सारे तेल और गैस के जो खाद्यान्न हैं वो मिल सकते हैं आने वाले समय में। यदि भारत ग्रीन लाइन को स्वीकार करता है तो फिर समान दूरी रेखा वाले समुद्री सीमा तय करता है तो पाकिस्तान EEZ लगभग 250 वर्ग मील बढ़ जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के मध्य चैनल सिद्धांत को केवल नौगम्य चैनल पर लागू मानते हुए अस्वीकार किया हुआ है। आगे क्या होगा ये तो देखने की चीज़ है, लेकिन फिलहाल में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव उत्पन्न है उसके कारण से यह मुद्दा भी हावी हो रहा है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अगला संघर्ष जो है, मतलब कि युद्ध वाला संघर्ष जो है, वो 2025 के अंत में या 2026 में होना तय है, होगा ही होगा। दोनों देश के प्रमुखों की जिस प्रकार से भाषा है, जिस प्रकार से बात करते हैं, जिस प्रकार से सैन्य तैयारी चल रही है दोनों देशों की, तो निश्चित तौर पर अगला संघर्ष बहुत निकट है, होगा ही होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो देखते हैं कि किस चीज़ को लेकर के होता है। अब L-17 गन को ज़रा देखिए क्या है, इसके बारे में पूछ सकता है। L-17 40 mm, बहुत ही बड़ा गोली हो गया। 40 mm यानी कि बहुत बड़ा हो गया। एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो मूलतः स्वीडन के बोफोर्स कंपनी ने बनाई थी। भारत ने 1960 के दशक में खरीदा था। अब यह पूरी तरह भारतीय तकनीक से अपग्रेड हो चुकी है, लेकिन आज तक इस गन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला। इतना शानदार गन है ये। ज़मीन पर रख करके इसको फायर किया जाता है। जैसे ही कोई हवा में ऑब्जेक्ट हमारे तरफ प्रवेश करती है तो इसको नीचे से रख करके फायर किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा सटीक होता है यह। ठीक है। यह गन प्रति मिनट 240 से 300 गोलियां चला सकती है। 3.5 से 4 किलोमीटर दूर तक के निशाने के साथ सकती है। इसमें रडार, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल सेंसर, ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम लगे होते हैं जो ड्रोन और हवाई जहाज खतरों को जल्दी से पकड़ लेते हैं। और भारत में BEL भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसे आधुनिक बनाया ताकि यह ड्रोन युद्ध में सबसे आगे रहे। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तानी ड्रोन अटैक को इस जो गन ने नाकाम किया था, इसलिए L-17 गन का शस्त्र पूजा में भारतीय सेना अध्यक्ष जो हैं उन्होंने इसकी पूजा की है। तो इसको भी याद रखिएगा। L-17 गन, सर्क्रिक को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। UK इंडिया कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कंडक्ट जॉइंट एक्सरसाइज इन ए फर्स्ट, मतलब पहली बार किया है इस तरह का। तो इसको ज़रा हम लोग देखेंगे। PIB का न्यूज़ है। अब PIB से ज़्यादा भरोसेमंद तो देश में कुछ होगा ही नहीं ना। सरकार का मुखपत्र है तो वो जो बोलेगा वो फैक्ट अंतिम फैक्ट होता है। भारत के पश्चिमी तट पर पहला PT फैक्ट 5 अक्टूबर 2025। दूसरा PT फैक्ट भारतीय नौसेना रॉयल नेवी। तीसरा PT फैक्ट, तीनों PT फैक्ट हो गए। द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025। चौथा PT फैक्ट। इस प्रकार से इसको पढ़ना होता है क्योंकि इसमें से PT में ही सवाल आएगा, मेंस में यह नहीं पूछा जाता। या AEDO का जो PT होगा फरवरी के शुरुआत में, जनवरी लास्ट में, उसमें भी पूछा जा सकता है।
पिछले 2 दशक में इस अभ्यास का आकार एवं जटिलता बहुत बढ़ चुकी है, जिससे दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री अभियान में बेहतर पारस्परिकता और आपसी समझ को बढ़ावा मिलेगा। भाग लेने वाली संपत्तियां, कौन कौन से एसेट्स ने भाग लिया, इसको याद रखिएगा। प्रीलिम एग्जाम में कई बार इनके बारे में पूछ लेते हैं, कौन कौन से जहाज़ों ने, कौन कौन से हथियारों ने इसमें भाग लिया है। विमान वाहक स्ट्राइक ग्रुप INS विक्रांत स्वदेशी विमान वाहक के नेतृत्व में, अन्य डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सबमरीन्स, इंट्रीगल एंड शोर बेस्ड एयर एसेट्स जो हमारे हैं उनका भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। यूके का HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, ये उसका जहाज़ है, बड़ा ही फेमस है। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, ये उसका नाम है, इसने भाग लिया। और F-35B स्टील्थ मैरी रोल फाइटर्स जो हैं, मल्टी रोड फाइटर्स जो हैं, उन्होंने भी भाग लिया है, इसको याद रखिएगा। अन्य देश जो इसमें शामिल थे इस बार पहली बार, वो जापान और नॉर्वे भी शामिल था। इस बार जापान और नॉर्वे भी शामिल था। यह संस्करण पिछले संस्करण से अलग है क्योंकि इसमें जापान और नॉर्वे की भागीदारी है। INS विक्रांत स्वदेशी विमान वाहक है जो सतह पनडुब्बी और हवाई युद्ध में भाग लेता है, और इसको भी शामिल किया गया था। तो इसको याद रखिएगा प्रेटी फैक्ट के रूप में। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को भी याद रखिएगा, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए क्या है, फॉरेस्ट एक्ट के बारे में है। फॉरेस्ट एक्ट 2006, भारत सरकार ने बोला है, सेंटर ने राज्यों को बोला है कि फॉरेस्ट एक्ट के तहत जितने भी मामले लंबित हैं उनको जल्द से जल्द प्रायोरिटी बेस्ड पर क्लियर करें। उनको प्रायोरिटाइज करें आप, और उसको जल्द से जल्द क्लियर करें, क्योंकि यह जो है ये कहीं न कहीं आदिवासियों के अधिकार से जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्लेम क्या होते, कौन से क्लेम पेंडिंग है? तो कोई ऐसा भूमि है जो आदिवासियों के अधिकार क्षेत्र में आएगा, उससे जुड़ा हुआ कोई क्लेम बाकी है तो उसी क्लेम को क्लियर करना है कि भाई किसके अधिकार में है, किसके में नहीं है, इसी को क्लियर करना है। देखिए पहले न्यूज़ को देखिए, फिर मैं आपको फॉरेस्ट एक्ट पढ़ाऊँगा। और यह जो टॉपिक हो आना बंद हो, ये PT और मेंस दोनों के लिए बराबर मात्रा में इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यह दोनों में ही पूछा जा सकता है। मेंस एग्जामिनेशन में क्या पूछेगा, हाल ही में सवाल नोट करना चाहिए आपको, सवाल नोट कीजिए। हाल ही में चर्चा में रहा FRA एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 क्या है, 2006 क्या है और क्या है, सीधा सा अगर शॉर्ट आंसर पूछेगा या लॉन्ग में पूछेगा तो क्या है के बाद पूछेगा, इसके प्रावधानों को स्पष्ट करें, इसके प्रावधानों को स्पष्ट करें और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता को लिखें, और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता को लिखें। इस प्रकार सवाल पूछ सकते हैं, इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसको लिखें। जिनको भी लग रहा है कि आपके 75 मार्क्स से ज़्यादा आ रहे हैं, कृपया लिख करके प्रैक्टिस करें इन सवालों का। और अगर नहीं लिख रहे हैं तो फिर लड्डू खाइए, और कुछ नहीं मिलेगा आपको। फिर लिखना ही तैयारी करना होता है। गुरु कैसे समझाऊं मैं आपको। गए कोचिंग में, मास्टर ने पढ़ाया, TV पर देख के पढ़ रहे हैं, नोट कर लिया, घर आ गए, तैयारी हो रही है। अगर आप ऐसी तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं 2025 में अक्टूबर माह में 7 तारीख को मैं बता रहा हूं कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप एक्टिंग कर रहे हैं तैयारी का, और एक्टिंग करेंगे तो एक्टिंग का फल एक्टिंग ही होता है। तैयारी का मतलब होता है खुद से जूझना। टॉपिक एक बार पढ़ा दिया मास्टर ने, अब उससे रिलेटेड सवालों से खुद से जूझिए। नहीं बनेगा पहली बार में, दूसरी बार में नहीं बनेगा, तीसरी बार में 20%, चौथी बार में 50%, पांचवी बार में 100%, है ना। तो जो सुनते हैं ना कि सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन कर रहा था, घर से नहीं निकलता था, वो इसी कारण से नहीं निकलता था, क्योंकि 5 बार पढ़ने में समय लग जाता है। तो कोचिंग जा कर के नोट करके आकर के घर पे बैठ गया, घर पे आके AEDO का सेट लगा रहे हैं या SSC का सेट लगा रहे हैं, तो फिर तैयारी दूसरा हो जाता है। गंभीरता से लीजिएगा मेरे चीज़ों को थोड़ा सा, क्योंकि मेरा कोई ऐसा लाभ नहीं होता है ऐसा कुछ भी। देखिए क्या है, केंद्र का आग्रह है, केंद्र ने राज्यों से FRA के तहत दावों के बैकलॉग को साफ करने को कहा है। कुल दावों के 15%, लगभग में 7.88 अभी लंबित हैं। ये क्या दिया मैंने आपको, ये दिया मैंने आपको डेटा और एग्जाम्पल अभी नीचे भी दूंगा। कानून का उद्देश्य FRA 2006 आदिवासी समुदाय को वन भूमि पर अधिकार देता है जो सदियों से उनके जीवन का हिस्सा रहा है। आदिवासी समाज जो है वो तो मूल निवासी समाज है भाई, वो तो वन में रह रहे हैं, और वन के अधिकार में हम उन्हीं से वन छीन लेंगे। हम बोलेंगे कि ये एरिया टाइगर रिजर्व, अब यहाँ से निकलो, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। वो तो हज़ारों वर्षों से वहाँ रह रहे थे भाई,
है ना। आपने तो आज टाइगर रिजर्व घोषित किया है। तो ये अधिनियम जो है ये वन क्षेत्र पर उनके अधिकारों को प्रमाणित करता है, लीगल बनाता है। ठीक है। समीक्षा का आधार MOTA ने मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने FRA कार्यान्वयन संबंधित मुद्दों की समीक्षा की या केंद्र के नेतृत्व में सभी राज्यों के साथ चर्चा का हिस्सा है, जिसमें कहा गया कि आप सारे दावों को क्लियर करें। लंबित मामले यहाँ पर कुछ कुछ दिए हुए हैं आंकड़े, ये आंकड़े उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए ये है कि महाराष्ट्र सबसे अधिक लंबे 28,000 मामला जो है यह महाराष्ट्र राज्य में लंबित है। तेलंगाना में 3.29 लाख दावे दर्ज किए गए, 1.20 लाख अस्वीकृत किया गया मई 31 तक। तेलंगाना का पेंडेंसी कुल दावों का 84.5% है। संख्या के हिसाब से महाराष्ट्र भी है और तेलंगाना में परसेंटेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अन्य उच्च प्रेसिडेंसी आंध्र प्रदेश, हिमाचल, उड़ीसा अस्वीकृत किया गया है। अधिकांश स्वीकृत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में किया गया है। ये अलग अलग डेटा आए हैं अलग अलग राज्यों के। इसको आप उदाहरण के तौर पर उपयोग कर सकते हैं कि भाई कितना ज़्यादा हुआ है। ठीक है, कितना कहाँ पर लंबित है, कितना कितना कहाँ पर क्लियर हुआ है, कितना हाल फिलहाल के वर्षों में, जैसे हाल फिलहाल इस साल का केवल लेंगे तो तेलंगाना में भी बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा, ये सब याद रखिएगा। ठीक है। वन अधिकार अधिनियम 2006 और इसके मुख्य प्रावधान क्या है। प्रावधान से सवाल लॉन्ग फॉर्मेट में पूछा जाएगा और जैसे ही पूछा जाएगा पसीने आएंगे आपको, क्योंकि ये तो चर्चित मुद्दा नहीं है, ये तो हाई-फाई वाला टॉपिक नहीं है। यह अधिनियम कई पीढ़ियों से वन में निवास कर रही अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी के वन अधिकार की मान्यता, उनका पुनः स्थापन, उन्हें निहित करने से संबंधित है यह। ठीक है, पहला फैक्ट यही हो गया। वन अधिकार का दावा ऐसे किसी भी सदस्य या समुदाय द्वारा किया जा सकता है जो 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ी 75 वर्ष से मुख्य रूप से जीविका की वास्तविक आवश्यकता के लिए वन या भूमि पर निर्भर रहे हैं। यह FDST देखिए यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं, और दूसरा कौन सा है, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट जो रहने वाले लोग होते हैं वो। ग्राम सभा को ऐसे किसी व्यष्टिक वन अधिकार IFR या सामुदायिक वन अधिकार CFR कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, ठीक है, या इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट या दोनों की प्रकृति सीमा को अवधेय करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने का प्राधिकार है। मतलब किसको दिया गया अधिकार, ग्राम सभा ये काम शुरू कर सकता है, क्योंकि ग्राम सभा को ही पता होगा कि कौन आदमी 3 पीढ़ी से रह रहा है, किसकी निर्भरता ज़्यादा है वन पर, ये तो ग्राम सभा को ही पता होगा। यह अधिनियम 4 प्रकार के अधिकारों की पहचान करता है और उसी के आधार पर यहाँ पर अधिकार दिए जाते हैं। पहला है स्वामित्व का अधिकार, दूसरा है उपयोग का अधिकार, तीसरा है राहत और विकास का अधिकार, चौथा है वन प्रबंधन का अधिकार। ये 4 प्रकार में 4 भागों में अधिकारों को बांटा गया है। यह FTST OTFD को ऐसी भूमि पर अधिकतम 4 हेक्टेयर तक स्वामित्व का अधिकार देता है जिन पर उनके द्वारा खेती की जा रही हो। यह स्वामित्व केवल उन भूमि के लिए है जिस पर वास्तव में संबंधित परिवार द्वारा खेती की जा रही है। किसी नई भूमि का अनुदान नहीं किया जाएगा, जिस पर खेती कर रहे हैं वो आपको दे दिया जाएगा। उपयोग का अधिकार, वन निवासियों को गौण वन उत्पाद जैसे तेंदू का पत्ता, ठीक है, जैसे सूखी लकड़ी, ये उनका अधिकार होता है क्योंकि वो वर्षों से वही काम कर रहे हैं। प्राप्त करने, चारागाह का उपयोग करने आदि का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। राहत और विकास का अधिकार, अवैध बेदखली, जबरन विस्थापन के मामले, पुनर्वास का अधिकार, बुनियादी सुविधाओं का अधिकार जो वन संरक्षण के लिए प्रतिबंध के अधीन है। वन प्रबंधन का अधिकार दिया गया, इनमें ऐसे किसी भी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनर्जनन, संरक्षण या प्रबंधन करने का अधिकार शामिल किया गया है। ये 4 प्रकार का अधिकार है। स्वामित्व है कुछ इलाकों पर, उपयोग का है, राहत और विकास का अधिकार है, वन प्रबंधन का भी अधिकार दिया गया है। प्रावधान ऊपर मैंने आपको बताए 4, ये भी याद रखिएगा। 5 प्रावधान बताए हैं मैंने आपको, वन से जुड़े हुए एक्ट भी आपको बताए हैं, डेटा भी दिया, एग्जाम्पल भी दिया है। तो इस प्रकार से टॉपिक कंप्लीट होता है। और आपसे पूछा मैंने सवाल क्या, आज के दौर में क्यों प्रासंगिक है, आज के दौर में क्यों प्रासंगिक है। तो इस प्रकार का जब भी पूछता है तो देखिए कि आज के दौर में वन अधिकार में क्या क्या हो रहा है। कहीं पर ही फैक्ट्री लगाने के नाम पर वनों को काट दिया जाता है, वहाँ के जंगली जानवर, जैव विविधता तो ख़त्म होती ही है, साथ में उस वन पर रहने वाले निर्भर लोगों का जो जीवन है वो भी कहीं न कहीं प्रभावित होता है और उस वन में रहने वाले लोगों को भी भगा दिया जाता है कई बार। इस प्रकार से चीज़ों के कारण से कई बार वन अधिकारों को सुनिश्चित तरीके से लागू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
क्योंकि अगर यह एक्ट लागू नहीं होगा तो उनके ज़मीन का स्वामित्व उनसे छीन सकता है, कोई इस पर बड़े उद्योग जो हैं वो उस पर कब्जा कर सकते हैं और इससे उनके अधिकार सीमित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जवाब देना पड़ेगा पॉइंट बना करके, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूं मैं। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। सीखने पर जोर दीजिएगा और पढ़ने पर जोर दीजिएगा। रिजल्ट बस अब आने ही वाला है, आ जाएगा 10 दिनों में, आई थिंक। हाँ, 10 दिन से कम में ही आ जाएगा आपका पीटी रिजल्ट। और AEDO के लिए भी जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।